देखो, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल लोन। कंसेशनल लोन का मतलब होता है कि बाहर इंटरेस्ट लग रहा है ज्यादा, एम्प्लॉयर ने आपको कहा कि मैं कम रेट पे दे दूंगा। मतलब अगर बाहर मार्केट में 10% का मिल रहा है तो आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि चलो हमसे 7% पे लोन ले लो। और इंटरेस्ट फ्री का मतलब क्या है कि उसने इंटरेस्ट लिया ही नहीं तुमसे। ठीक है, स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है ना? जी सर। ठीक है। अब हाँ यहाँ जी पर भैया। जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का चक्कर है ना, ये है दो तरीके का। इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पंगा है वो दो तरीके का है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये पहली वाली जो इस तरफ जाएगी। इधर वाली में इतना इंपॉर्टेंट, इतने वाले इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोन ये एग्जेम्प्ट रहेगा, एग्जेम्प्ट कब तक एग्जेम्प्ट रहेगा? एग्जेम्प्ट अप टू लोन अमाउंट ऑफ ₹20,000। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से 20,000 रुपए का लोन लेते हो और वो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, या कंसेशनल इंटरेस्ट भी है, ठीक है, बाहर वाला जो है वो आपसे 15% ले रहा था, आपके एम्प्लॉयर ने कहा नहीं हम तो 8% ले लेंगे, तो ये एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। सरकार कहती है 20,000 रुपए तक आपने लोन ले रखा है अपने एम्प्लॉयर से, आपको उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है नहीं करना है, उस बेनिफिट में हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सरकार यहाँ पे आपसे कोई टैक्स नहीं मांग रही। लेकिन इफ लोन अमाउंट क्या कर जाता है, एक्सीड कर जाता है, किससे? 20,000 रुपीज से, तब आपका एक, हम एक वर्ड दे रहे हैं इसको, एक रेट ऑफ बेनिफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेट ऑफ बेनिफिट। मैं सारे खाली से तो नाम दे रहा हूं बाकी, ठीक है, ऐसा कोई नाम है नहीं, इसको नाम दिया जा रहा है रेट ऑफ बेनिफिट। ये क्या है? एसबीआई का रेट, या ये कहो रेट चार्ज्ड बाय एसबीआई, या रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय, प्रिस्क्राइब या बोले कि प्रिस्क्राइब बोल लो, चार्ज बोल लो, दिक्कत कुछ नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, एक मिनट है, मेरा पेन चलना बंद हो गया। ठीक है, रेट प्रिस्क्राइब बाय एसबीआई एज ऑन 1 अप्रैल, और उसमें से माइनस क्या करना होता है? माइनस करना होता है रेट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, रेट चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर। मान लीजिए एसबीआई ने 1 अप्रैल सन 2022 को एसबीआई ने डिक्लेयर किया कि वो चार्ज करेगी 12%। आपके एम्प्लॉयर ने आपसे चार्ज किया 8%, तो आपको बेनिफिट कितने का पहुंचाया उसने? 12% 11%। एसबीआई लेता, 8% उसने लिया, 4। उसने आपको बेनिफिट कितने का पहुंचाया? 4% का। 4। ये हो गया हमारा रेट ऑफ बेनिफिट। बस इसी के बेस पे करना है। मान लीजिए कि आपने 1 अगस्त सन 2022 में लोन लिया, कितना लिया? 4 लाख रुपए का लोन लिया, और इसका रीपेमेंट अभी तक नहीं किया। पूरा अमाउंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ये भी दो सिचुएशन फंसती हैं कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग है यानी कि पूरा का पूरा अमाउंट रुका हुआ है, या फिर अमाउंट टुकड़ों में दिया जा रहा है। तो अगर पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है, तब क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका इनकम आएगा ना, यहाँ पे जो इंटरेस्ट बेनिफिट आपको पहुंचा है, वो इंटरेस्ट बेनिफिट कितना पहुंचा है? वो कहेगा 4 लाख रुपए का लोन था, अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो जाएंगे? 8 महीने। और कितना रेट लगेगा? 4/12 लगेगा। ठीक है, इतना लगेगा। 1 मिनट देना मुझे, ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये इससे कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा, मैं यहाँ पे आंसर नहीं निकाल रहा। बात समझ में आ रही है कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। ठीक है, अच्छा,
इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनता, वो आपसे कभी वाला नहीं बोलेगा कि आउटस्टैंडिंग वाला, वो आपको ऐसा ही क्वेश्चन देगा, वो कहेगा कि 1 अक्टूबर सन 2022 को एक्स ने लोन लिया, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा, एक्स टेकन लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ठीक है, वो लोन उसने लिया है 2 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया 8%, while the rate of interest on similar type of loan, जो ये लोन आपने लिया इस तरीके के लोन पर चार्ज किया जाता था, चार्ज्ड बाय SBI 10%, अब फिर एक नाम और लिख देगा PNB 12%। हमें किसका चाहिए होता है? SBI का। तो क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 तरीके बनेंगे, एक तो वो पूछ लेगा इंटरेस्ट कितना आ रहा है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं रेट ऑफ बेनिफिट, रेट ऑफ बेनिफिट कितना हो रहा है, कितना का फायदा पहुंचाया जा रहा है, 10% में से वो 8% चार्ज कर रहे हैं, 2% का बेनिफिट है, और कितना इनकम में इंक्लूड हो जाएगा भाई, 2 लाख रुपए का आपका क्या है, लोन है, 1 अक्टूबर को लिया है तो 6 महीने के लिए, और कितना परसेंट, 2%, ठीक है। अगर आप इसे कर लेंगे, मैंने शायद इसमें यहाँ गलती कर दी, ये 8% लिखना था मुझको, अरे नहीं सॉरी, ये तो ठीक था, यहाँ मुझे 4% लिखना था, ठीक है, तो गलती हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 2% का क्या आ गया, इसमें कैलकुलेट कर लो, तो अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये कितने रुपए दे देगा, 2000 रुपए, और ये 2000 रुपए कहाँ इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडेड इन सैलरी, ठीक है, सैलरी में इंक्लूड कर देना, इंक्लूड इन सैलरी, सैलरी में इसे जोड़ देना 2000 रुपए। बात समझ में आई भाई सबको, बाकी लोगों को बताओ फटाफट। जी हाँ जी भैया। ठीक है, अब आता है प्रोविडेंट फंड का केस। मैंने प्रोविडेंट फंड के केस में आपको बताया था कि प्रोविडेंट फंड जो है वो हमारे पास टोटल मिला के 4 तरीके के हैं। पहला प्रोविडेंट फंड कौन सा था, स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरा कौन सा होता है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और चौथा होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहले हम स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं। बेसिकली स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसका क्या होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अगर एम्प्लॉयर आपके बदले प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करेगा तो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी इनकम में शामिल नहीं होगा, आपको छोड़ देंगे। अगर आप स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करते हैं और आपका एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन आपके लिए एग्जेम्प्ट है, वो आपकी इनकम में काउंट नहीं होगा। आपने खुद किया एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर ये आपका अपना कंट्रीब्यूशन है तो ठीक है, ये क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि ये डिडक्ट होगा, कैसे, डिडक्ट अंडर सेक्शन 80C। 80C में डिडक्ट क्या होगा, डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगी, या ये कह लो, इसमें लिख देता हूं मैं आपको, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। 80C में आपकी क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा, इसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट बना तो इंटरेस्ट ऑन SPF, अगर SPF का कोई इंटरेस्ट बना तो क्या होगा, वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप विड्रॉल करते हैं तो वो विड्रॉल भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर सिर्फ 80C का डिडक्शन जो है वो अवेलेबल है, बाकी सब कुछ एग्जेम्प्ट है, यानी कि ये बिल्कुल फायदे का सौदा है एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय सबसे ज्यादा खुश होता है इस चीज में, क्यों, क्योंकि उसे टैक्स नहीं देना, उल्टा उसको डिडक्शन भी मिल रही है। अच्छा, अब आते हैं हम किस पे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे। अच्छा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है
एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का क्या होता है? तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है लेकिन एक लिमिट के साथ। वो लिमिट क्या है? अप टू 12%। 12% है ना जी सर। कि 12.5 है? 12% है। 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट है। और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है वो आपका डिडक्शन अवेलेबल हो जाता है उसके लिए। वो अवेलेबल होता है, डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। अच्छा, इसके इंटरेस्ट का क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन RPF ये भी एग्जेम्प्ट होता है लेकिन इसमें भी एक लिमिट लगी हुई है, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। 9.5% तक एग्जेम्प्ट है। ठीक है, 9.5% तक क्या है? एग्जेम्प्ट है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। हाँ जी, नहीं सर। अब इसके विड्रॉल का क्या होगा? अगर इसके विड्रॉल की बात आती है तो इसके विड्रॉल का क्या होगा वो हमें देखना है। इसके विड्रॉल में एक छोटा सा कुछ एडिशन है, मैं वो देख लेता हूँ 1 मिनट, फिर मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक मिनट रुकिए। हाँ, इसमें जब विड्रॉल होता है तो ये विड्रॉल का एक चक्कर होता है। ठीक है, पर वो आपसे इतना पूछेगा नहीं जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, विड्रॉल आप एग्जाम कर दीजिए। वैसे इसमें एक लिमिट होती है 50,000 रुपए वाली। वो लिमिट का चक्कर ये है कि अगर उसे उसमें निकाला जाए, किसमें? ऑन द जॉब, मतलब जब तक आप जॉब में तब तक निकाला जाए तो दिक्कत होता है। हाँ, अगर आप जॉब पे निकालेंगे तो दिक्कत होती है, और अगर आप उसे जॉब के दौरान निकालेंगे तो 50,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट होता है बस। लेकिन अगर जॉब के बाद निकालेंगे तो चक्कर होता है, रिटायरमेंट पे वो एग्जाम्प्ट होता है। तो आपको रिटायरमेंट पे पूछेगा तो ज्यादा दिक्कत मत लेना, एग्जाम्प्ट ही रखो। अगला आपके पास आता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या है? जिसे सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। सरकार ने रिकॉग्नाइज जिसको कर दिया, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। पता है आपको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कौन सा? आपका EPF, आपने सुना होगा इसका नाम, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। और SPF कौन सा है? GPF, जो कभी GPF हुआ करता था, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो हैं जो बाकी चल रहे हैं, कोई भी चल रहा है, LIC में चल रहा है, कहीं और चल रहा है, वो सब अनरिकॉग्नाइज है अगर गवर्नमेंट ने उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि LIC का कोई प्रोविडेंट फंड है उसको रिकॉग्नाइज किया नहीं, वो रिकॉग्नाइज है, सॉरी, LIC वाला रिकॉग्नाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, और इसका क्या चलेगा? अगर इसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, अगर एम्प्लॉयर इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा तो क्या होगा? एग्जाम्प्ट। तुम बोलोगे रिकॉग्नाइज वाले को तो आपने एग्जाम्प्ट किया नहीं, उसको तो आपने 12% तक एग्जाम्प्ट किया खाली, और इसको पूरा एग्जाम्प्ट कर रहे हो। बिल्कुल, इसको पूरा एग्जाम्प्ट करेंगे। अभी बताता हूँ कहाँ फंसाएगा वो आपको। फिर आएगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नॉट अवेलेबल फॉर डिडक्शन। देखो, डिडक्शन नहीं दे रहा है वो। अगर आप अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा करेंगे तो आपको अंडर सेक्शन 80C में कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगी। इसके इंटरेस्ट का क्या होगा? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बिल्कुल एग्जेम्प्ट। तुम बोलोगे यार तुम रिकॉग्नाइज वाले के साथ तो कर रहे हो लिमिट, इसके साथ नहीं करोगे लिमिट? नहीं, इसको यहाँ फंसाते हैं ना विड्रॉल में। और विड्रॉल के साथ एक वर्ड और यूज करते हैं, ट्रांसफर। तो कुछ लोग बहुत तेज होते हैं। तो विड्रॉल और ट्रांसफर क्या है इसका? अगर ये विड्रॉल होगा या ट्रांसफर भी होगा तो जितना भी कंट्रीब्यूशन किसने किया होगा? एम्प्लॉयर ने। जितना भी कंट्रीब्यूशन किसने किया होगा? एम्प्लॉयर ने। ठीक है, मतलब ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब जो भी एम्प्लॉयर ने किया था, शेयर ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जितना भी शेयर होगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का, ये टैक्सेबल हो जाएगा सीधा, एग्जेम्प्ट कहीं नहीं कर रहा उसको, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर
सैलरी, और जो आपने खुद किया होगा शेयर ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ने खुद किया होगा कंट्रीब्यूशन किसमें, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, तो वो कहां चला जाएगा, वो कहां चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बात समझ में आई भाई? जी सर। ठीक है, ये तो हो गए 3। अब एक आखिरी और आता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ऊपर के तीनों फंड में कंट्रीब्यूशन करने के लिए एम्प्लॉयर का होना जरूरी है। ऊपर के तीनों फंड में, चाहे वो पीएफ आपका रिकॉग्नाइज हो चाहे अनरिकॉग्नाइज हो, उनमें अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं तो फिर आपका एम्प्लॉयर होना जरूरी है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप खुद नौकरी करके कर रहे हैं, खुद काम कर रहे हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपका एम्प्लॉयर नहीं होगा। तो क्या आपको हक नहीं है प्रोविडेंट फंड पाने का? क्या आपको हक नहीं है कि आप अपने भविष्य के लिए पैसा जमा कर सको? है, इसीलिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोला गया। तो इसमें कभी भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय वर्ड भी यूज नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने खुद कंट्रीब्यूट किया है, आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन मिलेगा कहां, अंडर सेक्शन 80C में। यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, आप खुद जा रहे हो, मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हो, इवन एक स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी खोल सकता है इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड को। कोई जरूरत नहीं है एम्प्लॉयर की। आप जाइए एक बैंक, आप बैंक में जाइए, आप बोलिए मुझे पीपीएफ खोलना है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोलना है, मुझे अपने इनकम में से कुछ 500 रुपए जमा करने हैं महीने के, या 1000 रुपए महीने का जमा करना है। कब तक, जब तक मैं रिटायर नहीं होता, खुल जाएगा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ सेल्फ कंट्रीब्यूशन की बात है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं है। दूसरा क्या, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ। बिल्कुल, सरकार ने इसमें फायदा करवाया, आपका एग्जेम्प्ट कर दिया। और विड्रॉल पे क्या होगा, अगर आप विड्रॉल करते हैं तो क्या टैक्स लगेगा? नहीं, सरकार कहती है ये भी एग्जेम्प्ट है, मजे करिए। ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दिया सरकार ने बोला ये एग्जेम्प्ट है, आपका अपना पैसा है, आपने जमा किया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप पीपीएफ में पैसा जमा करते थे। आई बात समझ में? जी सर। तो ये तो हो गया आपका इस टॉपिक का काम कंप्लीट। अब चलते हैं हम इस वाले टॉपिक में, यानी कि यहाँ कुछ हम बातें समझेंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा इसको याद कर लें आप। ये रूल 3 सब रूल 7 क्लॉज VII है। ये क्लॉज क्या कहता है, ये क्लॉज कहता है कि अगर आपको एसेट बेचे आपका एम्प्लॉयर, अगर एसेट बेचे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का एक एसेट है, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉयर का कंप्यूटर है, और एम्प्लॉयर आपको वो कंप्यूटर वो कार बेचना चाहता है। ठीक है, और बेचते वक्त उसकी वैल्यू आ रही है 5, लेकिन आपको बेच रहा है 2000 रुपए में, तो आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है, 3000 रुपए का। हमको ये बेनिफिट देखना है, हमको सिर्फ ये बेनिफिट पकड़ना है कि कहीं ये बेनिफिट तो नहीं पहुंचा रहा है। हो सकता है ना कि एक कंप्यूटर जो 50,000 रुपए का था आपको दिया जा रहा है 15,000 रुपए में, जबकि सिर्फ 1 साल पुराना है। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या कहती है, इनकम टैक्स कहती है कंप्यूटर जो 50,000 रुपए का है उस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 50%। तो 50,000 का 50%, 25,000 हम काट देते हैं तो कितना आ जाता है, 25 आता है। ये 25,000 की चीज आपको कितने में दे रहा है, 15 में, तो आपको बेनिफिट कितने का पहुंचा रहा है, 10,000 रुपए का। तो ये 10,000 रुपए क्या है, टैक्सेबल है। आई कुछ बात समझ में? सैलरी में ही होंगे सर ये भी, है, सैलरी में ही जाएगा ना सर ये भी। सैलरी, हाँ सब कुछ सैलरी में जुड़ेगा, सब कुछ, सब सैलरी में जुड़ रहा है। ठीक है, चलो एक और जी चीज समझते हैं। मान लीजिए कि कंप्यूटर जो लिया गया था वो 1 अप्रैल 2020 में लिया गया था, और आपको दिया गया है 1 अप्रैल 2022 में, मान लेते हैं। और ये कंप्यूटर की वैल्यू जो थी 50,000 रुपए थी। तो पहला साल कब खत्म होगा, 2021 के 31 मार्च में। वहां पर 50% कितना लग जाएगा, 25,000 रुपए, वैल्यू बचेगी 25,000 रुपए, है ना, 50% लग गया ना डेप्रिसिएशन।
अब यहाँ पर जब दोबारा लगेगा ना 31 मार्च सन 2022 तक लाने के लिए, किस पे लगेगा? रिड्यूसिंग बैलेंस है, यानी कि इस 25 पे लगेगा तो 12.5 लगेगा अब डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.5। सिर्फ ये समझाने के लिए कि रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस किस किस में लगा हुआ है? कार में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, और ये बेचा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, बेचा जा रहा है, यूज करने के लिए नहीं दे रहे हैं वो आपको। ओनर बदल रहा है, पहले ओनर एम्प्लॉयर था, अब ओनर आप हो रहे हो, इसीलिए वो कह रहा है इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 50% लगेगा। मोटर कार पे 20 है और बाकी सब पे कितना है? 10%। और 10% बाकी सब में कौन सा मेथड लगा हुआ है? स्ट्रेट लाइन। चलिए, एक आता है यूज। यूज का क्या होता है? यूज कर रहे हो मतलब आपको उन्होंने एसेट दिए, यूज ऑफ एसेट। तो क्या होगा? तो बताता हूं। अगर आपको कोई कंप्यूटर दिया गया है या कोई लैपटॉप दिया गया है, तो उस पर तो यूज जो है उसका वो फ्री है, मतलब वो एग्जेम्प्ट है। अगर उन्होंने आपको लैपटॉप दिया हुआ है आपके यूज करने के लिए तो वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर उन्होंने कार दी है तो कार के ऊपर 20% ऑफ कॉस्ट, जो कार की कॉस्ट है उसका 20% जो है वो आपकी वैल्यू बना देगा, यानी कि अब ये आपकी वैल्यू में जुड़ जाएगा। इसे वैल्यू ऑफ परक्विजिट बोल रहे हैं हम, वैल्यू ऑफ परक्विजिट। वैल्यू ऑफ परक्विजिट का मतलब क्या है? कि ये आपकी सैलरी में जाकर ऐड हो जाएगा। कौन? कार का 20%। किसकी 20%? कॉस्ट का 20%। और अदर में, अदर एसेट्स के केस में यही अमाउंट कितना होगा? 10% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहां डेप्रिसिएशन की बात नहीं है, इसलिए एसएलएम उसएलएम का कोई मतलब यहां पर नहीं है। हाँ जी, बात समझ में आई? जी सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास दूसरा आइटम क्या आता है? यहाँ पर आता है मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। और मेडिकल फैसिलिटी के बारे में क्या चीज लिखी है कि अगर आप मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में देंगे, अगर आप मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में देंगे तो क्या होगा, इंडिया के बाहर देंगे तो क्या होगा। पहले हम इंडिया के अंदर देख लेते हैं। इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है, ये मेडिकल अलाउंस नहीं है। मेडिकल अलाउंस एक बहुत ही अलग चीज है। मेडिकल अलाउंस क्या है? कि हर महीने आपको पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद वो बीमार, आप वहां पर बीमार पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने आपको हर महीने क्या दे दिया? पैसा दे दिया। आप उस महीने वो एम्प्लॉय उस महीने बीमार पड़ा नहीं पड़ा, एम्प्लॉयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉयर ने पैसे दे दिए, बस बात खत्म। बीमार पड़ो तो भी ठीक, नहीं पड़ो तो भी ठीक। लेकिन मेडिकल फैसिलिटी क्या है? बीमार पड़ गया, एम्प्लॉयर ने कहा मैं उठाऊंगा तुम्हारा खर्चा, ठीक है। एम्प्लॉयर ने कहा हम उठाएंगे तुम्हारा खर्चा, तुम इस बात की बिल्कुल चिंता मत करो, हम है ना। तो बस वही पकड़ना है हमने। अगर ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को एक ऐसे हॉस्पिटल, ऐसे क्लिनिक, ऐसी डिस्पेंसरी में या ऐसे नर्सिंग होम में जिसे मेंटेन भी कौन करता है? एम्प्लॉयर करता है। ओएनजीसी का अपना हॉस्पिटल है, ओएनजीसी क्या है? एम्प्लॉयर है। ओएनजीसी अपने एम्प्लॉइज को अपने ही हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दे रही है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ओएनजीसी के 5 लाख रुपए लग गए अपने एम्प्लॉय की फैमिली को बचाने में, या अपने एम्प्लॉय को बचाने में, कोई दिक्कत नहीं है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। अब रिम्बर्समेंट कर दिया है मेडिकल बिल का एम्प्लॉय या उसकी फैमिली को, पर ये रिम्बर्समेंट का ध्यान देना है, रिम्बर्समेंट कौन से हॉस्पिटल में किया गया है? एक ऐसे हॉस्पिटल के लिए जिसका गवर्नमेंट चलाती थी, या ऐसा हॉस्पिटल जिसका अप्रूवल किसके पास? गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा था फॉर इट्स एम्प्लॉय। मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने मेडिकल बिल आ गया, एक आदमी है वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में, और उसका वहां बिल आ गया 15 लाख रुपए का, मान लेते 15 लाख रुपए का बिल आ गया, और उस बिल की पेमेंट किसने कर दी? एम्प्लॉयर ने कर दी। एम्प्लॉयर ने बिल की पेमेंट कर दी। एम्प्लॉय था, वर्कर था, जैसे एग्जांपल देता हूं, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका एम्प्लॉयर कौन है? होम मिनिस्ट्री। इसमें जो सिपाही काम कर रहा है उसका एम्प्लॉयर कौन है? होम मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है।
अब इसका कोई बंदा बीमार पड़ गया, वो हॉस्पिटल भर्ती हुआ, उसने हॉस्पिटल चुना सरकार का, ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल, वहां गया, वहां उसके इलाज में 5 लाख रुपए लग गए, और इसका बिल उसने किसको पकड़ा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पकड़ा दिया। तो अमित शाह ने उसके ऊपर साइन मार दिया, क्या दिया, दे दो उसके पैसे। तो क्या इनकम टैक्स लेगी इसके ऊपर टैक्स? नहीं ले सकती, नहीं सर। नहीं ले सकती, फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, कोई भी रिम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉई, अपने ऊपर चाहे अपनी फैमिली के ऊपर, उसने अपने ऊपर किया, अपनी फैमिली के ऊपर किया, पर ऐसे हॉस्पिटल में किया जिसको सीसीआईटी यानी कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव किया हुआ था, किस चीज के लिए, कैंसर, टीबी, एड्स वगैरह की बीमारी के लिए। मतलब एम्प्लॉय को मान लो ट्यूबरक्लोसिस हो गई, एम्प्लॉय ने एक ऐसे हॉस्पिटल में क्या करवाया, इलाज करवाया जिसे सीसीआईटी ने अप्रूव कर रखा था, और एम्प्लॉयर ने उसका बिल पूरा चुका दिया। ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए जो ओएनजीसी का, ओएनजीसी को नहीं लेते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं, एसबीआई का एक एम्प्लॉय है और उसको टीबी हो जाता है, वो अपना इलाज मैक्स में करवाता है, और मैक्स सीसीआईटी की लिस्ट में है। अगर मैक्स सीसीआईटी की लिस्ट में है तो एसबीआई जितना भी बिल उसका पे करेगी, किसका, अपने एम्प्लॉय का, यानी कि अपने वर्कर का, वो सारा का सारा बिल क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट। पर शर्त क्या है, शर्त ये है कि आप एक सर्टिफिकेट लगाओगे, किससे, हॉस्पिटल से, फ्रॉम द अप्रूव हॉस्पिटल, यानी कि मैक्स से लिखवा के लाना पड़ेगा कि हाँ जी इलाज करवाया था, और रसीद भी लानी पड़ेगी कि हाँ जी पेमेंट हो गई थी। तो दो चीजें ले आओ, दो चीजें अपने किस में लगा दो, इनकम टैक्स रिटर्न में लगा दो, हम आपको एग्जेम्पशन दे देंगे। बात समझ में आ रही है भाई? जी सर। ठीक है, हाँ जी आगे भैया। बढ़ते। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, इसे मेडिक्लेम बोलते हैं। एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस ले रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है उसने अपने सारे एम्प्लॉयर के लिए, सारे एम्प्लॉयज के लिए। मतलब एक एम्प्लॉयर है जिसका अपना कोई हॉस्पिटल नहीं है, और ना ही उसको सीसीआईटी ने अप्रूवल दे रखा है किसी भी तरीके का, मतलब उसको नहीं है, उसके पास हॉस्पिटल है ही नहीं, बस बात खत्म। उसने कहा कि देखो मैं ना तुम सबका इंश्योरेंस कर देता हूं, अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कर दिया, और उस इंश्योरेंस के कारण इंश्योरेंस करवा दिया। अब हुआ क्या, उसका एम्प्लॉय बीमार पड़ गया, वो गया और उसने अपना इलाज करवाया, अपना बिल लाके एम्प्लॉयर को दिया, एम्प्लॉयर ने वो बिल किसको दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दे दिए, एग्जेम्प्ट हो गया, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। ठीक है, जी सर। ठीक है। एम्प्लॉय ने अपना या अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, और उसके पैसे किसने दिए, एम्प्लॉयर ने दिए, एग्जेम्प्टेड है। तो बढ़िया एग्जेम्पशन मिल गई इंडिया के अंदर। हाँ जी, जी आगे सर। बढ़े। अब इंडिया के बाहर चलते हैं। इंडिया के बाहर मेडिकल एक्सपेंडिचर है, एग्जेम्प्टेड है, आरबीआई जितना लिमिट कहेगी, आरबीआई जितना लिमिट कह देगी उतना लिमिट तक एग्जेम्प्टेड है मेडिकल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आरबीआई बताती है, कभी 2 लाख करती है, कभी 3 लाख करती है, ये आपको बता देगी खुद ही। ठीक है, वैसे तो यहाँ लिखा होगा, वैसे तो ये लिमिट खुद ही बताते हैं वो, आप उनको अप्लाई करते हो, वो बता देते हैं कितनी लिमिट तक कर सकते हो। और कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रोड, अब बाहर रहोगे तो खर्चा भी आएगा, उसमें पेशेंट का खर्चा और एक अटेंडेंट, खाली एक अटेंडेंट, पूरी फैमिली लेके मत चले जाना। ठीक है, वहां पर कितने तक एग्जम्प्ट है, जितना आरबीआई बोलेगी। तो मान लो आपके एम्प्लॉयर ने 5 लाख रुपए आपको दिए, और विदेश में खर्चे का दिया उन्होंने 5 लाख था, मतलब उन्होंने आपके बदले 5 लाख रुपए का बिल भर दिया। ठीक है, कहाँ, एक आउटसाइड हॉस्पिटल, एक एम्प्लॉयर के बदले। मान लो एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने अपने एक एम्प्लॉय वाई को बाहर भेजा विदेश में इलाज कराने के लिए, और उसका इलाज चला, इलाज में 5 लाख रुपए लग गए, लेकिन आरबीआई ने बोला कि 2 लाख तक एग्जम्प्ट है। आरबीआई ने क्या बोला, 2 लाख तक एग्जम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना हो गया, 3। ठीक है। अच्छा, साथ में क्या हुआ,
साथ में आरबीआई ने बोला कि तुम कितने लोग ले गए थे, हमने कहा एक पेशेंट गया था, अब प्लस 4 उसके रिश्तेदार गए थे। आरबीआई के दिमाग खराब हो गया, 4 को लेके जा रहे हो, एक अटेंडेंट, और अब बताओ इनका कितना लगा। ठीक है, मान लो एक्स लिमिटेड ने कहा कि इनके तो हमें 3 लाख रुपए देने पड़ गए रहने खाने पीने का। आरबीआई ने बोला इसमें तो 1 ही लाख एग्जम्प्ट है, तो इसका मतलब टैक्सेबल कितना हो गया, 2 लाख। तो 2 लाख ये, 3 लाख ये, दोनों मिलाकर 5 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, 5 लाख पे टैक्स देना पड़ जाएगा। बात समझ में आई कुछ? जी सर। तो मेडिकल इंश्योरेंस जो है, सॉरी, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है वो आरबीआई की लिमिट है, ठीक है, जो आरबीआई बोलेगी। और आपके साथ एक अटेंडेंट जा सकता है बस। कुछ लोग होते हैं ना पूरी फैमिली लेके चल देते हैं, उनको नहीं ले जाना, ठीक है, एम्प्लॉयर दे रहा है घूम के आ जाएंगे, अरे नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, पेशेंट और वन अटेंडेंट, यहां पर एक प्रॉब्लम आती है। अगर किसी भी इंप्लॉय की इनकम, कौन सी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, पांचों हेड से मिलाकर, ठीक है, इसमें परक्विजिट को छोड़ देना, उसको घर क्या दिया है, कार क्या दिया, उसे छोड़कर 2 लाख से ज्यादा नहीं है ना, 2 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ऐसा एग्जम्प्ट होता है। ऐसे आदमी की कितनी भी इनकम, कितना भी लग जाए उसका इलाज कराने में, एग्जम्प्ट है। बात समझ में आई कुछ? क्या क्या मैंने कहा कि एक आदमी की इनकम मान लो 1.5 लाख रुपए, तुम बोलोगे 1.5 लाख कैसे, उसे 10,000 रुपए कैश मिलता है, बस सैलरी उसको 10,000 रुपए मिलती है, तो 12,000 रुपए 12 महीने की 1,20,000 मिल जाती है, सैलरी 1,20,000 मिल जाती है। लेकिन उसको कार दे रखी है, घर दे रखा है, खाने के लिए, खाने का पैसा भी सरकार वो कंपनी दे रही है, ठीक है, उसके कपड़े भी कंपनी खरीद के दे रही है, उसको नौकर कंपनी दे रखा है, उसका बिजली का बिल कंपनी दे रही, पानी का बिल कंपनी दे रही, स्कूल के उसके बच्चों की स्कूल की फीस कंपनी दे रही, कॉलेज का फीस, सब कुछ तो कंपनी दे रही। तो एक चीज बताओ, उसकी इनकम 2 लाख को क्रॉस नहीं कर रही ना? नहीं सर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका पूरा का पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, जितना भी उसका लगेगा। अच्छा, एक लाइन और जो आपको याद रखनी है, फिक्स मेडिकल अलाउंस हमेशा क्या है, टैक्सेबल। फिक्स मेडिकल अलाउंस हमेशा क्या है, टैक्सेबल है, वो कभी भी क्या नहीं रहेगा, एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो उसको एग्जम्प्ट बिल्कुल ना करें, उसे हमेशा क्या रखें, टैक्सेबल रखें, ठीक है। अब आते हैं हम ग्रेचुइटी पे। नाउ ये एक प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से, पहले आपको ग्रेचुइटी के बारे में थोड़ा समझना चाहिए। ग्रेचुइटी क्या होती है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट। ये रिटायरमेंट बेनिफिट है क्या, ये रिटायरमेंट बेनिफिट है कि जो आपका जो आपकी वो है एम्प्लॉयर है, उसने आपको पैसे दिए, किस चीज के पैसे दिए हैं, उसने पैसे इस चीज के दिए हैं कि आपने इतने साल उसके यहाँ नौकरी करी है, तो क्यों ना वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे, जिससे आप थोड़ा सा हैप्पीनेस फील करो। तो अपनी पास्ट सर्विसेज का कंसिडरेशन के बदले, मतलब जो आपने उसके यहाँ सर्विस दी है, इतने साल दिया है काम, उसके बदले वो आपको ग्रेचुइटी देता है, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डील करता है ग्रेचुइटी फ्रॉम, एग्जम्पशन फ्रॉम ग्रेचुइटी इनकम के साथ। और ये एग्जम्पशन क्या है, सैलरीड एसएससी लेते हैं। अब वही जाहिर सी बात है, सैलरीड एसएससी का तो होगा, घर बेच के, घर को किराए पे दे के, बिजनेस करके थोड़ी ना ग्रेचुइटी मिलती है, ग्रेचुइटी मिलती ही नौकरी वाले को, उसके अलावा मिलती ही नहीं है। और इस ग्रेचुइटी का चक्कर क्या है, इस ग्रेचुइटी का चक्कर अगर मैं यहाँ पे मैं एक चार्ट बना के आपको बताऊं, यहां पर बताता हूं मैं आपको चार्ट बनाकर, बड़ा सिंपल था। ग्रेचुइटी का जो केस है, अगर आप इसे बांटे तो ये 2 तरीके से बढ़ जाता है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, और एक बढ़ जाता है ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो ये एग्जम्प्ट है, जितनी ग्रेचुइटी मिले एग्जम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं। नॉन गवर्नमेंट के केस में अगेन ये 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। एक क्या होता है, कवर्ड है, इफ कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, और इफ नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। तो ग्रेचुइटी एक्ट में आ रहा है या ग्रेचुइटी एक्ट में नहीं आ रहा है। और होता क्या है, तो यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं जो दोनों के लिए है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्ट। इसके केस में और इसके केस में, दोनों केस में जो छोटा होगा एग्जेम्प्ट होगा। पहला क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट,
दूसरा क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट। कितनी है मैक्सिमम लिमिट? 20 लाख। 20 लाख। दोनों में सेम है, पहला वाला देखो दोनों में सेम रहता है। दोनों में सेम। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है तीसरे स्टेप। यहां होता है 15/26, यहां होता है 15/30। और 15/30 को क्या बोल सकते हो? हाफ बोल सकते हो, हाफ। जी सर। ठीक है। 15/26 किसका? लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी, जो आपको सैलरी मिली थी वो सैलरी। ये नहीं बोलता दादा, ये नहीं बोलता कि कितने महीने की सैलरी, ये बोलता है जो आखिरी महीने में जिस दिन रिटायर हुए थे उस दिन जो सैलरी मिल रही थी, इनटू यहाँ पे क्या आता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। और एक लाइन और लिखी होती है, इन एडिशन टू, इन एडिशन देयर ऑफ करना। ठीक है, इस लाइन को यहाँ लिखा होगा, मैं एक मिनट इस लाइन को देख लेता हूँ लिखा क्या है। एक मिनट हाँ। हाँ, 15 वर्किंग डे कंप्लीटेड, यहाँ कहीं लिखा है, कहाँ लिख दिया मैंने? हाँ, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिखना है। कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक है, इन एडिशन, इन एडिशन मत लिखो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस ऐसे लिखो, नंबर ऑफ completed services, number of years of completed service, in addition thereof to 6 month। अब ये क्या चीज है, या मेरे को याद नहीं आ रहा है कुछ, इसको इस वर्ड को मैंने क्या लिखा था, सर्विस इन एडिशन thereof to thereof in excess of 6 month। ठीक है, अभी बताता हूँ क्या चीज है। ये सिंपल लैंग्वेज में कहो राउंडिंग ऑफ है, राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ मतलब जितने साल नौकरी करी है वो तो लेना ही लेना है। अगर आपने 6 महीने ज्यादा नौकरी करी है तो आप 1 साल और जोड़ लो। ठीक है। अच्छा, इस वाले में ऐसा नहीं होता, इसमें 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेनी होती है, 10 मंथ एवरेज सैलरी। और इसमें सिर्फ नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स है, मतलब जितने साल नौकरी करी है सिर्फ वो आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो वापस चलते, थोड़ा सा तो चार्ट टाइप का बना दिया, आप इसको यहाँ से पढ़ते हैं, पूरी बातें क्लियर होती जाएंगी। केस ए क्या है? केस ए है कि अगर ग्रेचुटी आपने नौकरी के दौरान ली तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। क्वेश्चन बात समझ में आई भाई? क्या लिखा उसने? उसने कहा कि अगर आपने ग्रेचुटी कब ली? नौकरी के दौरान ली, जॉब के दौरान ली। ये है जॉब, ये है जॉब के दौरान, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जॉब के, अरे यार क्या लिखेंगे, जॉब के दौरान क्या लिखो, तुम ऐसे लिख दो, इसको लिख लेना यार। ठीक है, लिख लो नौकरी के दौरान। अब दौरान का मतलब समझ में आया ना? जी सर। मतलब ये जब तक नौकरी चल रही थी, जो जॉब चल रही थी, जो जॉब करते हुए आपको मिल गई ग्रेजुटी, आपने ले ली, फुल्ली एग्जम्प्ट है, फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन। यहाँ भेदभाव नहीं है, भेदभाव है रिटायरमेंट में। तभी तो लोग कहाँ जाना चाहते हैं? गवर्नमेंट सर्विस में। रिटायरमेंट में मजा आएगा ना, रिटायरमेंट से पहले मजे नहीं है, रिटायरमेंट के बाद मजे हैं। अब आते हैं आप, जब रिटायरमेंट आ जाएगा, टर्मिनेशन, नौकरी से निकाला जा रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस फुल्ली एग्जम्प्ट। और इसका सेक्शन याद कर लेना, फुल्ली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1 क्लॉज आई। ठीक है, क्लॉज 2 आई कहाँ है? क्लॉज 2 आई कहाँ है? ये रहा। किस केस में? ग्रेचुटी नौकरी के दौरान, नौकरी के रिटायरमेंट के दौरान मिली है, और वो भी किसको मिली है? नॉन गवर्नमेंट को मिली है। और कब मिली है? जब वो कवर होता है ग्रेचुटी एक्ट में। तो मैंने क्या बोला, 3 चीजें, एक्चुअल 20 लाख या 15/26 कंप्लीटेड सर्विस सैलरी। और ये कंप्लीटेड सर्विस का मतलब क्या है? एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ
कंप्लीटेड ईयर इंक्लूड्स एनी फ्रैक्शन इन 6 मंथ, मतलब क्या है, अगर 7 साल 9 महीने काम किया है तो कितने साल माना जाएगा, 8। 7 साल 5 महीने काम किया है तो कितने साल माना जाएगा, 7। 7 साल 6 महीने भी कितना माना जाएगा, 7। तो कब होगा, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो अगर किसी आदमी ने 12 साल 8 महीने काम किया है तो कितने कितने साल की नौकरी मानेंगे उसकी, 13 साल की नौकरी मानेंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो यहां पर एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। और यहां पर सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए से, डीए टर्म्स में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेना ही पड़ता है। अगर आप केस डी देखें, केस डी क्या है, उन लोगों का जो कवर नहीं होते, जो ग्रेचुइटी एक्ट में नहीं आते। ग्रेचुइटी एक्ट में नहीं आते हो तो ठीक है, तो आप पे डबल 3 लगेगा। अब देखो वन क्या था, पहला क्या था, गवर्नमेंट, दूसरा क्या था, नॉन गवर्नमेंट का कवर्ड, तीसरा क्या है, नॉन गवर्नमेंट का नॉट कवर्ड। तो यहाँ पे भी 20 लाख है, ये गलती है, 20 है, ये भी 20 ही लाख है। ठीक है, एक्चुअल 20 लाख या आधा, आधा किसका, आधा का मतलब क्या था, 15/30। ठीक है, कंप्लीटेड ऑफ सर्विस, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, आखिरी के 10 महीने का एवरेज। तो आखिरी का 10 महीने का एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर सैलरी का क्या मतलब होगा, यहाँ पे सैलरी का मतलब बेसिक डीए कमीशन से होगा और डीए टर्म्स में चाहिए होगा, डीए आपको टर्म्स में चाहिए होगा। आखिरी के 10 महीने का निकालो, उसको टोटल करो और फिर उसको एवरेज कर दो। ठीक है, और यहाँ पर 7 साल 9 महीने का मतलब सिर्फ 7 साल होगा। तो अगर किसी आदमी ने मान लो 12 साल, ठीक है, 11 महीने 29 दिन काम किया, तो कितने ईयर की सर्विस मानी जाएगी, नॉट कवर्ड में 12 साल। 12 साल मानी जाएगी, नॉट कवर्ड में 12 साल ही मानी जाएगी, और अगर कवर्ड होता तो 13। 13 हो जाती। क्या यहां तक बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, इसको मैं यहीं पे ब्रेक दे रहा हूं, कल हम पेंशन से बढ़ेंगे आगे। सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ग्रेचुइटी फुल्ली एग्जाम्प्ट है?